हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो एक इंजीनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, खास करके मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है और इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने टॉपिक के बारे में बताया या सब्जेक्ट के बारे में बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैं कुछ डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूं कि मैकेनिक्स आखिर होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज मैकेनिक्स। तो ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर किसी भी बॉडी का रेस्ट का पोजीशन हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब नॉर्मल रखा हुआ है, या कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में है मतलब मूव कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे बॉडीज का जहां हम एनालिसिस करते हैं, इस ब्रांच को ही हम मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरे और शब्दों में देखें तो it is the science which deals with the physical state of rest or the motion of the bodies under the action of forces। मतलब यहां पर भी बात वही बोल रहा है, बट एक चीज एक्स्ट्रा यहां पर ऐड करके डिफाइन किया गया है कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पे फोर्सेस बाय डिफॉल्ट लग रहे होंगे, आगे हम लोग देखेंगे वीडियोस में आने वाले। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, स्टिल वो रेस्ट में है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो आप एक्सटर्नली नहीं लगा रहे हैं फिर भी वो बॉडी अपने रेस्ट पे ही है फोर्स लगने के बाद भी? या अगर कोई बॉडी कंटिन्यू मूव कर रहा है तो ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो हो सकता है उसको रोकना चाह रहा हो? या ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो उस बॉडी को आगे की तरफ मूव करा रहा है? तो ये सारे एनालिसिस जहां पर हम करते हैं, उस ब्रांच को ही हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या हुआ, बेसिकली जहां पर हम इंजीनियरिंग टर्म्स में इसको यूज करेंगे, फोर्स का एनालिसिस करेंगे इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग क्या होता है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो अब फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं किसी बॉडी पे जो रेस्ट में है या मोशन में है, तो कितने तरीके से बॉडीज हो सकते हैं, कितने तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं हम वो कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली दो पार्ट में या दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी क्या बोलता है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब सबसे पहले आपको समझना होगा फ्लूइड क्या होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर क्लासिफाई कर रहा हूँ, उसके बाद आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे एक एक पार्ट को, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे होता क्या है। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, आइडियल फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, तो उसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है वो दूसरा कैटेगरी है। इसमें क्या होगा, सॉलिड के ऊपर एनालिसिस होगा। अब सॉलिड कितने टाइप का होता है, बेसिकली दो टाइप का यहाँ पर सॉलिड बॉडी होता है, एक होता है रिजिड बॉडी और एक डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रिजिड बॉडी को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, तो इसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किए, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो ये तो एक तरीके से मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा इन सारे टर्म्स को डिटेल में समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड होता क्या है, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि फ्लूइड होता क्या है। मैकेनिक्स तो समझ गए हम कि हम फोर्स का एनालिसिस करेंगे। किस पे फोर्स का एनालिसिस करेंगे, फ्लूइड पे। अब फ्लूइड होता क्या है, बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो डिफॉर्म होते रहता है, जिसका शेप जो है वो कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे
डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अ फ्लूइड is a substance that can flow and take the shape of its container like water or air। तो क्या बोला जा रहा है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है, तो फ्लूइड कहलाता है। अब फ्लूइड में बेसिकली लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है। पानी को अगर आप ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, अगर किसी बर्तन में रखेंगे अलग टाइप का कोई कंटेनर होगा तो उसमें डालेंगे तो उस शेप का हो जाएगा, तो वो एक फ्लूइड है। फिर बात करते हैं और अलग डेफिनेशन की। तो इन फिजिक्स अ फ्लूइड इज अ लिक्विड, गैस और अदर मटेरियल दैट मे कंटिन्यूअसली मूव एंड डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ shear स्ट्रेस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और कुछ अलग मटेरियल भी हो सकता है, जिसपे हम जब फोर्स लगाएं तो उसका जो शेप है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो सकता है, ये कहलाता है फ्लूइड। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड क्या होगा, इन सारे सब्सटेंस पे जब फोर्स लगेगा तो उन फोर्स का हम एनालिसिस करेंगे, तो ये ब्रांच जो है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर आएगा, समझ सकते हैं। अब मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड फिर से कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जो है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी है आइडियल फ्लूइड, दूसरा है विस्कस फ्लूइड, तीसरा है कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो हम बात करने वाले हैं आइडियल फ्लूइड की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा आइडियल का मतलब क्या होता है। आइडियल का मतलब होता है साइंस के टर्म्स में या इंजीनियरिंग के टर्म में आइडियल शब्द जहां पर भी यूज होगा, मतलब आप समझ लीजिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। और थ्योरेटिकली उसको हम कंसीडर करते हैं एनालिसिस के लिए, बट प्रैक्टिकली वो 100% वैसा कोई सब्सटेंस या वैसा कोई चीज मिलता नहीं है, इसलिए उसको आइडियल माना जाता है। तो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, अ फ्लूइड दैट इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल बोला गया है और नॉन विस्कस बोला गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है। तो कंप्रेसिबल का उल्टा होगा इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस किया जा सकता है यानी दबाया जा सकता है, वो कंप्रेसिबल होगा। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होगा, जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप इंजेक्शन देखे होंगे सभी, इंजेक्शन में आप समझ लो नीडल वाला जो पार्ट है, आपने नीडल नहीं लगाया, अब क्या होगा, एक जो जिसको हम प्रेस करते हैं, जिससे जो भी लिक्विड है वो बाहर निकलता है, उसको हम पिस्टन बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं, तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से मैंने सिरिंज बना लिया। अब यहां पर क्या करता हूं, मैं इस पार्ट को जहां से एयर बाहर आ सकता है, इसको मैं उंगली से ऐसा मैं बंद कर देता हूं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस पिस्टन को दबाएंगे, ये बंद है, तो पिस्टन कहीं ना कहीं आगे मूव करेगा, कंप्रेस करेगा। अंदर जितना भी एयर फील्ड है, अंदर जितना भी हवा भरा हुआ है, वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस हो रहा है मतलब वो एयर क्या हुआ, कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आया। तो इनकम्प्रेसिबल क्या होगा, जिसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ऐसा कोई सब्सटेंस है ही नहीं जो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं विस्कस या नॉन विस्कस की। तो विस्कस या नॉन विस्कस की बात करते हैं, तो विस्कस का अपोजिट क्या होगा, नॉन विस्कस। तो विस्कस होता क्या है, किसी भी लिक्विड के लेयर्स के बीच रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होता है उसी को ही हम विस्कस बोलते हैं। अब रेजिस्टिव प्रॉपर्टी का मतलब समझना, मैं विस्कस इन सब टर्म्स के बारे में जब मैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं। आप अगर नॉर्मल समझिएगा, किसी बाल्टी से आप पानी को कहीं जमीन पे बहा देते हैं, तो क्या होता है, पानी सारे जगह फैल जाएगा। अब उसी पानी के बदले आप क्या करो, कोई गाढ़ा लिक्विड लो। गाढ़ा लिक्विड मतलब जैसे शहद वगैरह। अब आप किसी कंटेनर में या किसी बर्तन पे या किसी भी बॉटल से शहद को जब ऐसा बाहर बहाएंगे या जमीन पे छोड़ देंगे,
तो आप ये देखेंगे पानी तेजी से बह जाता है, शहद क्या होगा, धीरे धीरे बहेगा आगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो शहद है उसके जो लेयर्स हैं उनके बीच विस्कस जो है फोर्स वो ज्यादा है। विस्कस फोर्स क्यों आता है, बॉन्ड की वजह से आता है। इसके बारे में हम वीडियो जो है अलग से जरूर देखेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे। तो विस्कस प्रॉपर्टी क्या होता है, हर लिक्विड के लेयर, लिक्विड हो या एयर हो, यानी फ्लूइड के लेयर्स के बीच लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स होता है। इसी प्रॉपर्टी को विस्कस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो नॉन विस्कस क्या होगा, जिस फ्लूइड के लेयर्स के बीच कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, फ्रीली मूव कर रहा है। एयर की भी बात करें ना, तो एयर के बीच जो लेयर्स हैं उनके बीच भी रेजिस्टिव फोर्स होता है, भले वो बहुत कम अमाउंट में होता है, या जो फोर्स लग रहा होता है वो बहुत ही कम लग रहा होता है रेजिस्टिव फोर्स, लेकिन होता है। इसलिए इसको आइडियल क्यों बोला जा रहा है नॉन विस्कस को, क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं जिसमें लेयर्स के बीच कोई रेजिस्टिव फोर्स लग ही ना रहा हो। तो ये पूरा आइडियल पार्ट है, आइडियल फ्लूइड का पार्ट है, जहां पर हम ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, जो कि बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं विस्कस फ्लूइड। तो विस्कस फ्लूइड अभी जैसे मैंने बताया विस्कस प्रॉपर्टी, तो ऐसा फ्लूइड जिनके लेयर्स के बीच रेजिस्टिव फोर्स होगा वो विस्कस फ्लूइड होगा, जो कि मोस्टली सारे लिक्विड या सारे गैसेस जो हैं वो विस्कस होते हैं, विस्कस फ्लूइड होते हैं। तो प्रैक्टिकली जब बात होगी तो विस्कस फ्लूइड की तो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, अ रियल फ्लूइड दैट एग्जिबिट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो और इंटरनल फ्रिक्शन ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ, ये रियल फ्लूइड है जो क्या शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब फ्लो होने के लिए रेजिस्टिव एफर्ट दिख रहे हैं जिसके लेयर्स के बीच, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होता है, जोड़ के रखने वाला कोहेसिव फोर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं रियल फ्लूइड में मिलती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कोहेसिव फोर्सेस, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये सारा, या ये इंटरनल फ्रिक्शन, ये सारा प्रॉपर्टी जो है एक रियल फ्लूइड में मिलता है। तो ये बेसिकली ऐसा पार्ट हुआ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड का जहां पर हम रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो अ फ्लूइड दैट चेंजेस वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हम बोल सकते हैं। तो जब किसी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है या उसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होता है, तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, विस्कस फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड, ये जो दोनों फ्लूइड्स हैं ये रियल फ्लूइड हैं जो प्रैक्टिकली हमको मिलने वाला है, और जो आइडियल फ्लूइड है वो ऐसा फ्लूइड है जो प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। तो यहाँ पर हमने समझा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में क्या होगा, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। तो सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिक्स का मतलब हमको पता है, फोर्स का एनालिसिस करते हैं कोई जब रेस्ट या मूविंग बॉडी पे। अब बात करते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो फ्लूइड क्या था, जो कंटिन्यूअसली अपना साइज शेप जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो सॉलिड क्या होगा, जो फिक्स्ड साइज शेप में होगा। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विच इज हार्ड नॉट अ लिक्विड और गैस इज सॉलिड। तो लिक्विड और गैस के अलावा जो भी सब्सटेंस है उसको सॉलिड बोलेंगे, जो हार्ड होता है। और दूसरे तरीके से समझते हैं, सॉलिड कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट हैज अ डेफिनिट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो जिसका फिक्स्ड साइज शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, या अलग अलग टाइप के सॉलिड्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिजिड बॉडी, फिर दूसरा देखेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, ऐसा बॉडी जिसपे जब फोर्स लगाया जाता है तो
उसका साइज शेप चेंज नहीं होता। देखते हैं इसको डेफिनेशन के थ्रू। A rigid body is defined as an idealized solid object where the distance between any two points remains constant regardless of the external forces acting on it. अब इसका मतलब समझते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि एक मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ, अब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे मैं अगर फोर्स लगाता हूं, कुछ भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ये कंप्रेसिबल फोर्स है, तो अगर मैं फोर्स लगाने से पहले बात करता हूं कि एक बॉडी पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। तो जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस डिस्टेंस में जो है कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये बॉडी कहलाएगा रिजिड बॉडी, जो हार्ड होता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ग्लास की बात करता हूं, ग्लास होता है, आप किसी भी ग्लास पे अगर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो जो बाहर की तरफ खींच रहा हो या कंप्रेसिबल फोर्स हो, तो फोर्स लगाने से किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहां पर बताया, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो रिजिड बॉडी होगा। एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब मैं फोर्स को बढ़ा दूं तो वो ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली, वो ब्रेक पॉइंट होगा, बट उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आ रहे, साइज शेप में चेंजेस नहीं आ रहे, वो एक लिमिट के बाद ब्रेक हो जाएगा, तो वो रिजिड बॉडी कहलाता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का जब एनालिसिस किया जाएगा तो फिर से ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स को समझने के लिए पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं। अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट कंसर्न्ड विद द बॉडीज एट रेस्ट और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है और उस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो बैलेंस होता है, मतलब उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट वो सारे फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर दे रहे हैं, जिससे बॉडी अपने जगह पर ही है। फोर्स लगने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है। मतलब यहाँ पर जो भी एनालिसिस होगा वो स्टैटिक्स के अंदर आएगा। और अलग तरीके से समझे, static is the branch of mechanics that is concerned with the analysis of forces and torque acting on a physical system that does not experience an acceleration but rather is in equilibrium with its environment। मतलब सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो किसी भी बॉडी पे फोर्सेस वगैरह लगने के बाद भी इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन नहीं आना मतलब मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी अपना स्टेट जो है या अपना पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, जिस जगह पर है उसी जगह पर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, इस बोर्ड पे मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने के बाद भी ये ना अंदर की तरफ जा रहा है, ना कुछ नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, अपने जगह पर ही है। फोर्स लगा रहा हूं फिर भी ये वहीं पर है, तो यहां पर मैं एनालिसिस करूंगा तो ये स्टैटिक्स के अंदर आएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टैटिक्स के बाद डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स क्या होगा? डायनेमिक्स अब ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी मूव कर रहा होगा उस टाइम पर जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो ब्रांच जो है मैकेनिक्स का ब्रांच डायनेमिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज the motion of objects and the force that causes or changes that motion। अब जो बॉडी मूव कर रहा है, मूव करने को मैं अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो टाइम के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का पोजीशन जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो बॉडी मूविंग पोजीशन पे हुआ तो उस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जो बॉडी को मूव करा रहे हैं, तो ये एनालिसिस जो है डायनेमिक्स के अंदर आएगा। और समझते हैं, डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑफ मोशन। मतलब बॉडी जो मूव कर रही है उस पे लगने वाले फोर्स और उस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है बॉडी के मोशन में,
क्या उसका स्पीड और बढ़ गया या स्पीड कम होते जा रहा है, ये सारे एनालिसिस करेंगे तो वो डायनेमिक्स कहलाएगा। और समझते हैं, डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर किसी बॉडी पे, मूविंग बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो हो सकता है उसका वेलोसिटी बढ़ जाए। जैसे अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, उसको अगर मैं पीछे से धक्का दे दूं तो शायद उसका और तेजी से आगे बढ़ने लग जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो ये मूविंग बॉडी पे ही एनालिसिस किए। या अगर मैं उसको जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट फोर्स लगाऊं तो उसका वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे एनालिसिस डायनेमिक्स के अंदर आते हैं, या इस ब्रांच को हम मैकेनिक्स का डायनेमिक्स कहते हैं। अब डायनेमिक्स को जैसे आप देख सकते हैं फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को आप समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स फोकसेस ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेस दैट कॉजेस इट। मतलब मूविंग बॉडी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, बट बॉडी किस वजह से मूव कर रही है, उस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। बस बात कर रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है, अब उसका एनालिसिस करो। और समझते हैं, काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग देयर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विदाउट कंसीडरेशन ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। अब इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी जो है वो 40 की स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। अब मैं बोलूंगा कि ये 10 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो मैंने यहां पर क्या बोला, गाड़ी या जो बाइक है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी बस मूव कर रहा है। 10 मिनट बाद कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो यहाँ पर हमने ये बात किया क्या कि गाड़ी कितने सीसी का है, कितना पावर जनरेट करना पड़ रहा है उसको चलाने के लिए, ये सब चीजों की बात कर ही नहीं रहे हम बस बोल दिए मूव कर रहा है बॉडी इतनी स्पीड से। तो ये ब्रांच जो है जहां पर हम क्यों कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है, उस वजह को कंसीडर नहीं करते हैं, ये होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक्स अब वो ब्रांच होगा डायनेमिक्स का जहां पर फोर्स का भी बात किया जाएगा। फोर्स का भी बात किया जाएगा मतलब क्या हुआ, अब बॉडी जो मूव कर रहा है वो किस वजह से मूव कर रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन के थ्रू, तो काइनेटिक्स एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द रिजल्टिंग मोशन। अब मैं अगर बात करता हूं, ये कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये ऐसा आगे मूव कर रहा है। अब मैं एग्जांपल और इसको अच्छे से बताता हूं, इस बॉडी को मैं बोल रहा हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने क्या बोला, बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव कर रहा है। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं मूविंग बॉडी का जो मूव कर रहा है। अब मैं ये भी देख रहा हूं कि इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां पर अब जो ब्रांच होगा वो काइनेटिक्स होगा, क्योंकि मैंने फोर्स यानी किस वजह से ये बॉडी मूव कर रहा है उसका भी कंसीडरेशन किया है। क्लियर है। और डेफिनेशन देखते हैं दूसरा, काइनेटिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस एंड मोशन एक्सप्लेनिंग हाउ फोर्स कॉजेज चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स मोशन। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अब कोई इंसान दौड़ रहा है कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, पीछे से उसको पकड़ के रोकता हूं। अब मैं बोलूंगा कि रोक रहा हूं, उसको पकड़ के पीछे खींच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसका स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर से धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि वो 10 सेकेंड के बाद जो दौड़ रहा था इंसान वो रुक गया। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, मैंने पीछे से फोर्स लगाकर उसको रोका। अब 10 सेकेंड तक वो चलता गया और धीरे धीरे उसका स्पीड या वेलोसिटी कम होते होते वो रुक गया।
अब बताओ कि मैं कितना फोर्स लगाया होऊंगा जिससे वो 10 सेकेंड के बाद रुक गया। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बॉडी का जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। अब यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि 10 सेकेंड बाद वो रुका तो मैंने कितना फोर्स लगाया होगा। ये ब्रांच जो है वो काइनेटिक्स के अंदर आया। आई होप ये जो डायनेमिक्स वाला पार्ट है, जो बेसिकली काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो दोनों पार्ट में क्या फर्क है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक पार्ट जो रिजिड बॉडी का एनालिसिस कर रहा था। इस पे दो कैटेगरीज मिले, स्टैटिक्स जहां पर बॉडी रेस्ट में है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, डायनेमिक्स मतलब जब बॉडी मूव कर रहा है उस पे एनालिसिस कर रहे हैं। इस पे भी दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स जहां पर फोर्स का कंसीडर नहीं किया जाता, किस वजह से बॉडी मूव कर रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, और काइनेटिक्स में होगा जिसपे फोर्स यानी रीजन ऑफ मोशन, किस वजह से बॉडी मूव कर रहा है उसको भी ध्यान दिया जाता है या कंसीडर किया जाता है। ये हो गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर रिजिड बॉडी। अब दूसरा आता है डिफॉर्मेबल बॉडी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, तो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अ डिफॉर्मेबल बॉडी इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स शेप और वॉल्यूम व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स और इन्फ्लुएंसेस। अब इसका मतलब समझते हैं। मैंने रिजिड बॉडी क्या बताया, जब फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के पार्ट में कहीं पर भी अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं तो उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। ये दो पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं, ये पॉइंट ए है ये बी है, फोर्स लगाने के बाद भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो रिजिड बॉडी कहलाया। अब ऐसा सॉलिड बॉडी जिसपे फोर्स लगाने से ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया। सपोज आपके पास एक बुक है, जैसे अगर मैं बुक की बात करता हूँ, ये बुक है, अब इस पे मैं फोर्स लगाता हूं तो देखो ये साइज और शेप जो है चेंज हो रहा है। सॉलिड है, ये कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, मैं इस पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ये अपने एक्चुअल शेप पे ही है। लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म होने के बाद फिर से अपने शेप में आ जा रहा है, तो ये है डिफॉर्मेबल बॉडी। अब जब इस पे एनालिसिस करेंगे तो वो ब्रांच जो है वो डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर आएगा। अब ये डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर जो ब्रांच आता है उसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए। तो पहला पार्ट है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विथ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन। इलास्टिक की बात करते हैं। इलास्टिक है, खींचोगे रबड़ वगैरह खींचोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे ही मैं फोर्स हटा रहा हूं फिर से अपने शेप में आ जाएगा। और दूसरे तरीके से समझते हैं, अब आप मान के चलो मेरे पास एक स्केल है, स्केल कौन सा, स्टील वाला या प्लास्टिक का ही है समझ लो। तो जब उस स्केल पे मैं फोर्स ऐसा लगा रहा हूं तो क्या होगा, थोड़ा बेंड होगा, बेंड होने के बाद मैं फोर्स हटा दूं तो फिर से क्या होगा, अपने एक्चुअल शेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब इस प्रॉपर्टी या इस रेंज तक जब मैं फोर्स का एनालिसिस करूंगा तो वही जो है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी का कहलाएगा। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड थ्योरीज जो बने हुए हैं उसी के थ्रू हम एनालिसिस करेंगे। तो दूसरा और डेफिनेशन देख लेते हैं। Elasticity refers to the ability of solid material to return to its original shape and size after deforming force has removed। तो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये बेंड हुआ, फोर्स हटाने के बाद ये एक्चुअल शेप पे आ गया, यही इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक सर्टेन अमाउंट तक फोर्स लगाऊंगा तब ये जो है छोड़ने से वापस आ जाएगा, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स तक। उस लिमिट के बाद जब मैं फोर्स लगा दूं तो ये क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। ब्रेक नहीं हो रहा है लेकिन परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। परमानेंट डिफॉर्म मतलब फोर्स ज्यादा लगा दिया लिमिट से ज्यादा,
तो ये क्या हो गया, बैंड हो चुका है। अब मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये एक्चुअल शेप में नहीं आएगा, वो बैंड हो जाएगा। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के बाद जो प्रॉपर्टी आता है जहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो हमारे पास जो डिफॉर्मेबल बॉडी में जो दूसरा जो पार्ट है थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, उसमें प्लास्टिसिटी का यही मतलब हुआ। इलास्टिक लिमिट के बाद जब मैं फोर्स लगाऊं, जिसके बाद बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, और जब फोर्स हटा दूं तो वो फिर से अपने एक्चुअल शेप में नहीं आ पाता। इस प्रॉपर्टी को ही प्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो प्लास्टिसिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, और theory of plasticity describes the behavior of material when they are subjected to stresses that causes permanent non-recoverable deformation। तो ये है आपके पास थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है और कितने अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अब मैं अपने आने वाले वीडियोस में हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें हम मैकेनिक्स देखेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड देखेंगे, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड देखेंगे, या फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, या हाइड्रोलिक्स देखेंगे। तो आपको मेरे चैनल के थ्रू खासकर जो मैकेनिकल वाले हैं और सिविल वाले हैं, उनके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा अपने इस चैनल के थ्रू और भी दूसरे ब्रांचेस के वीडियोस लेकर आऊं, जो स्पेशल जो फैकल्टीज हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, और जितने भी ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं वीडियोस मेरे चैनल पे मैं बनाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। तो इस सपोर्ट को शो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलिए, और मैं जो वीडियोस बना रहा हूं अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं अब इन सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।